मध्य भारत का इतिहास क्या लगता है सिर्फ किसी एक राजा या एक काल की कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक बड़े से कैनवस जैसा है जिस पर अनगिनत सभ्यताओं ने अपने अपने रंग उकेरे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट की खामोशी से लेकर 19वीं सदी के उग्र कृषि विद्रोहों तक की एक बेहद शानदार जर्नी पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सदियों का इतिहास एक के ऊपर एक परत बनाकर आज का मध्य प्रदेश तैयार करता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक नजर डालते हैं। हम मध्य भारत के इस कैनवस से शुरुआत करेंगे, फिर भीमबेटका की प्राचीन रॉक आर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन वास्तुकला और उनके खास खान-पान को देखेंगे। फिर हम समझेंगे औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश रूल की एंट्री को, और आखिर में बात करेंगे 1857 के उस बड़े कृषि विद्रोह की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जो इस पूरे रीजन के पास्ट को एक साथ जोड़ता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ, सुपर इम्पोजिशन यानी अध्यारोपण। आसान भाषा में कहें तो पुरानी कला या सिस्टम को पूरी तरह मिटाए बिना उसके ठीक ऊपर नई चीजों को लागू कर देना। जरा सोचिए एक ऐसी विशाल पेंटिंग के बारे में जिस पर हर नए युग ने अपनी कला उकेरी हो। नया रंग पुराने को हटाता नहीं है बल्कि उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे हमें पुरानी परतों की झलक आज भी दिखाई देती है। मध्य भारत का इतिहास बिल्कुल ऐसा ही है, एक लेयर्ड रिकॉर्ड जो आज की हमारी चर्चा का बेस है। अब चलते हैं इस कैनवस की सबसे गहरी और सबसे पुरानी लय पर, जो शुरू होती है भीमबेटका रॉक शेल्टर के शिकारी संग्राहकों यानी हंटर गैदरर्स से। 1 लाख साल! जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा टाइम स्पैन नहीं है। ये चौंका देने वाला नंबर हमें बताता है कि भीमबेटका के इन इकोलॉजिकली रिच शेल्टर्स में इंसानों ने कितनी पीढ़ियां बिता दी। लोअर पेलियोलिथिक काल से ही इन प्राकृतिक गुफाओं ने शुरुआती इंसानों को एक परफेक्ट और सेफ घर दिया था। आसपास के इन शांत और हरे भरे जंगलों को देखिए। उस वक्त के इंसानों के लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं थे, बल्कि उनकी लाइफलाइन थे। इन जंगलों में जंगली शिकार, कंद मूल और खाने योग्य पौधे भरपूर मात्रा में मौजूद थे। जब खाने की कमी नहीं थी तो लोगों को थोड़ा खाली वक्त मिला और उसी सुरक्षित माहौल ने उनके अंदर के आर्टिस्ट को जगाया। उन्होंने जो देखा उसे गुफाओं की दीवारों पर उकेरना शुरू कर दिया। अब ये फैक्ट सच में आपको हैरान कर देगा। आर्कियोलॉजिस्ट को एक ही गुफा की दीवार पर पेंटिंग्स की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 16 लेयर्स मिली हैं। हजारों सालों के दौरान अलग अलग युगों के लोगों ने उसी एक दीवार पर अपनी कहानियां पेंट की, एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र। यही तो सुपर इम्पोजिशन का सबसे बेहतरीन और पुराना उदाहरण है। ये हमें इंसानी विकास का एक अद्भुत क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देता है, जहां हर परत अपने समय की कहानी कहती है। इस स्लाइड में जो कॉन्ट्रास्ट है उसे जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ मेसोलिथिक टाइम के प्राकृतिक जानवरों के चित्र हैं, जो प्रकृति से गहराई से जुड़े हंटर गैदरर्स की एनर्जी को दिखाते हैं। और दाईं तरफ देखिए, खेती-बाड़ी का युग आने के बाद की कला। ये काफी कठोर, स्टाइलाइज्ड और एक तरह से कर्मकांडों वाली कला बन गई। मतलब जैसे जैसे इंसान की लाइफस्टाइल सेटल हुई, दीवारों पर उनकी कला का अंदाज भी पूरी तरह बदल गया। चलिए टाइम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस ऐतिहासिक कैनवस की अगली परत को देखते हैं, जो हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सेटल्ड क्लासिकल पीरियड में ले जाती है। मॉडर्न एरा के आने से बहुत पहले इस पूरे रीजन में कल्चर और आर्ट का एक जबरदस्त बूम आया था। शास्त्रीय चंदेल राजवंश का आर्किटेक्चर तो कमाल का था ही, लेकिन यहाँ एक और बेहद खास चीज हुई। मांडू के सुल्तानों ने नियातनामा यानी बुक ऑफ डिलाइट्स नाम की एक किताब तैयार की। ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि उस दौर के लजीज पकवानों, सुगंधित इत्रों और एक विलासितापूर्ण लाइफस्टाइल का पूरा डॉक्यूमेंट थी। ये हमें बताता है कि उस समय मध्यकालीन मालवा के शासकों का टेस्ट कितना रिफाइंड था, जो इस कैनवस पर एक बेहद रंगीन परत जोड़ता है। लेकिन फिर वक्त बदलता है। 19वीं सदी आते आते इस ऐतिहासिक कैनवस पर एक बिल्कुल नए और कठोर रंग की परत चढ़ने लगी। ये एंट्री थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की। 1818 के आते आते जब सागर और नागपुर हार गए तो सौगौर और नर्मदा क्षेत्र पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य और उनके कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए।
अब ये सिर्फ एक पावर शिफ्ट नहीं था, नर्मदा घाटी में एक ऐसा नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया जिसका बस एक ही फोकस था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स और रेवेन्यू वसूलना। और इस चीज़ ने वहाँ के सदियों पुराने खेती के परिदृश्य को जड़ से हिला दिया। अब यहाँ एक बड़ा टकराव क्यों हुआ? देखिए, एक तरफ थी नई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी तरह से कैपिटलिज्म और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे लोकल मालगुजार यानी पारंपरिक जमींदार। ये वो लोग थे जो पीढ़ियों से जमीन के रखवाले थे, लेकिन अचानक ब्रिटिश रूल ने उन पर टैक्स का ऐसा भारी बोझ डाल दिया कि उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ा। इस भारी टैक्सेशन ने एक बहुत गहरी आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल मचा दी। और जब आर्थिक दबाव और टैक्स का बोझ इस हद तक बढ़ जाए तो बगावत होना तो तय था। इतिहास के कैनवस पर अब संघर्ष और क्रांति की लाल परतें चढ़नी शुरू हो गईं। अगर हम इस प्रोटेस्ट की टाइमलाइन को ट्रैक करें तो पता चलता है कि ये गुस्सा अचानक से नहीं फूटा था। 1818 में ब्रिटिश कब्जे के तुरंत बाद ही विरोध की पहली चिंगारी भड़की। जब पॉलिसियां और सख्त हुईं तो 1842 में एक दूसरा कहीं ज्यादा मजबूत आंदोलन हुआ, और यही असंतोष सुलगते सुलगते 1857 में एक बहुत ही विशाल और कोऑर्डिनेटेड विद्रोह में बदल गया। मतलब ये साफ है कि इन जमींदारों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक लंबा मल्टी जेनरेशनल स्ट्रगल किया था। जैसा कि हम इस कोट में देख सकते हैं, 1857-58 में परंपरागत जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा और अधिक समन्वित विद्रोह शुरू किया, लेकिन फिर से इसे क्षेत्र से हटाने में असमर्थ रहे। 1857 का ये रिवोल्ट अपनी जमीन और पहचान बचाने की एक एकजुट कोशिश थी। भले ही वो ब्रिटिश तोपों और संगठित ताकतों का मुकाबला करके उन्हें पूरी तरह उखाड़ नहीं पाए, लेकिन उनके इस संघर्ष ने इतिहास के इस कैनवास पर अपना एक ऐसा अमिट निशान छोड़ दिया जिसे कभी मिटाया नहीं जा सका। तो पिछली कुछ सदियों बल्कि लाखों सालों का ये सफर देखने के बाद हम एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सभ्यताएं उठती हैं, गिरती हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने निशान छोड़ दी जाती हैं। रॉक आर्ट की गुफाओं से लेकर शाही वास्तुकला और फिर कॉलोनियल संघर्ष तक, ये सब हमारे सामने एक बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाता है। इस विशाल ओवरलैपिंग कैनवस पर हमारा आज का युग क्या विरासत छोड़ेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास की इन परतों को खोजना हमेशा ऐसे ही जारी रहना चाहिए।